क्या हो अगर आपको आज पता चले कि आपके शहर का एक बहुत पुराना कानून, एक ऐसा कानून जो 150 साल पहले एक महाराजा ने अपनी सनक में लिखा था, आज भी, इस पल भी कानूनी तौर पर लागू है। क्या हो अगर एक पुराना पीला पड़ चुका गजट का पन्ना, जिसे दीमकों ने लगभग खा लिया है, अचानक आपके पुरखों की जमीन का मालिकाना हक तय कर दे, या ये बता दे कि आपके परिवार को आज भी सरकार को एक ऐसा टैक्स देना है जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है। जब हम महाराजा या शाही भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? किले, हाथी, शानदार दावतें, बेशकीमती जवाहरात और बेहिसाब दौलत। हमें इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया है, हमें फिल्मों में यही दिखाया गया है, लेकिन ये आधा सच है। असली कहानी, असली ताकत और असली ड्रामा इन महलों और गहनों में नहीं, वो छुपी है इन कागजों में। ये हैं वो गजट, वो फरमान, वो अधिसूचनाएं और वो शाही आदेश पत्रिकाएं जिन्हें शायद ही किसी ने पढ़ा हो। ये वो दस्तावेज हैं जिन्होंने एक महाराजा की कलम की एक झटके से लाखों लोगों की जिंदगी या तो बना दी या तबाह कर दी। नमस्कार और पेपर मिस्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम शाही भारत की उस विरासत को खंगालने जा रहे हैं जो सोने चांदी की नहीं बल्कि स्याही और कागज की बनी है। हम उन 3 दुर्लभ शाही दस्तावेजों को खोलेंगे जो उस दौर की वो सच्चाई बताएंगे जो बड़ी बड़ी इतिहास की किताबों में भी दर्ज नहीं है। ये वो कहानियां हैं जो गजट के पन्नों में दफन हो गईं। ये है महाराजाओं की असली विरासत। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है 20वीं सदी की शुरुआत में, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की रियासत में, हैदराबाद। निज़ाम उस्मान अली खान की सल्तनत। कहा जाता है कि निज़ाम के पास इतना सोना था कि वो पूरी ब्रिटिश सल्तनत को कई बार खरीद सकते थे। उनके पास जैकब नाम का हीरा था जिसे वो एक मामूली कागज की तरह पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बेहिसाब दौलत का हिसाब किताब कैसे रखा जाता था? क्या इसका कोई रिकॉर्ड था? बिल्कुल था। हमारी टीम को मिला 1930 के दशक का हैदराबाद राज्य गजट का एक दुर्लभ अंक। ये गजट आम जनता के लिए नहीं थे, ये शाही दफ्तरों के बीच घूमते थे। इसका विषय था शाही अस्तबल एवं मोटर खाने का वार्षिक बजट। ये कोई आम बजट नहीं था, ये एक दस्तावेज था जो दिखाता था कि एक राजा की कलम में कितनी ताकत होती है। इस गजट के अनुसार सुनिए, शाही मोटर खाने में खड़ी 50 रोल्स रॉयस गाड़ियों के लिए 200 नए टायर इंग्लैंड से मंगवाने की स्वीकृति दी जाती है। शाही अस्तबल में मौजूद 300 अरबी घोड़ों के लिए स्कॉटलैंड से विशेष ओट्स यानी जई का आयात किया जाएगा, क्योंकि, और ये दस्तावेज में लिखा है कि स्थानीय अनाज घोड़ों के मिजाज को रास नहीं आ रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसी गजट के विविध व्यय कॉलम में एक और एंट्री थी, शाही कबूतर खाने के लिए 1000 किलो बादाम का आवंटन, क्योंकि निजाम के कबूतर सिर्फ बादाम ही खाते थे। अब जरा रुककर सोचिए, ये शौक नहीं थे, ये सरकारी खर्च था। जब ये गजट छपता था, इसका मतलब था कि ये कानून बन गया। राज्य का खजाना जो आम किसानों से लगान के तौर पर वसूला गया था, वो अब कबूतरों के बादाम खरीदने पर खर्च होगा। उस दौर के एक आम किसान की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम रामैया है। उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसे रियासत का लगान तो देना ही है। रामैया अपना खून पसीना एक करके वो लगान चुकाता है और उसका वो पैसा कुछ हफ्ते बाद एक गजट के जरिए एक कबूतर का बादाम खरीदने के लिए कानूनी तौर पर मंजूर हो जाता है। उसी गजट में कुछ पन्ने बाद
सूखा राहत कोष के लिए भी एक आवंटन था। कितना? उतना जितने में शायद निजाम की एक रोल्स रॉयस का सिर्फ एक पहिया आता। ये दस्तावेज हमें क्या बताता है? ये बताता है कि उस वक्त प्राथमिकता क्या थी। उस वक्त कोई सूचना का अधिकार नहीं था। कोई नहीं पूछ सकता था कि कबूतरों को बादाम क्यों। गजट में जो छप गया वो पत्थर की लकीर था, वो महाराजा का शब्द था। आज हम संसद में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर बजट पर बहस करते हैं। हम सवाल पूछते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। यह हक हमें आजादी के बाद मिला। लेकिन तब एक किसान रामैया के पास सवाल पूछने का हक नहीं था। उसके पास सिर्फ एक गजट का हुक्म मानने की मजबूरी थी। लेकिन क्या हर महाराजा की कलम ऐसी ही थी? क्या हर गजट सिर्फ शाही शौक पूरे करने के लिए छपता था? जी नहीं। भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं और अगर एक तरफ निजाम जैसे राजा थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिनकी कलम से स्याही नहीं, सुधार बहता था। ये हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के शासक। एक ऐसी रियासत जिसे आधुनिक भारत की प्रयोगशाला कहा जाता था और इस प्रयोगशाला के चीफ साइंटिस्ट थे सयाजीराव। हम बात कर रहे हैं 1900 के दशक की शुरुआत की। उस वक्त ब्रिटिश भारत में आजादी की लड़ाई तो दूर, लोग अपने बुनियादी हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहे थे। समाज जाति पाति, छुआछूत और अशिक्षा में जकड़ा हुआ था। और तभी बड़ौदा में एक दस्तावेज छपता है। तारीख है 1906। गजट का नाम है बड़ौदा राज्य आदेश पत्रिका। विषय है रियासत में 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु अधिनियम। इसे फिर से सुनिए। 1906 ये वो साल था जब ब्रिटिश भारत में शिक्षा का अधिकार एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। ये वो दौर था जब यूरोप के कई देश भी इस बारे में सिर्फ सोच ही रहे थे। ये गजट क्या कहता था? ये कहता था कि बड़ौदा राज्य की सीमा में रहने वाले हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे स्कूल जाना अनिवार्य है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये कानून था। दस्तावेज में आगे लिखा था कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 रुपया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस एक लाइन ने, इस एक गजट ने बड़ौदा की तकदीर बदल दी। कल्पना कीजिए, आप 1906 के बड़ौदा के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक दलित पिता हैं। आपके किस्मत में सदियों से सिर्फ मजदूरी और खेतों में काम करना लिखा है। आपको लगता है आपके बच्चे भी यही करेंगे। तभी एक दिन राज सेवक आपके दरवाजे पर आता है। वो गजट का वो पर्चा दिखाता है और कहता है कि राजा का हुक्म है, तुम्हारी बेटी अब पढ़ेगी। आपकी दुनिया उस एक पल में, उस एक कागज के टुकड़े से हमेशा के लिए बदल गई। वो गजट सिर्फ एक कागज नहीं था, वो हजारों लड़कियों के लिए, दबे कुचले समाज के लिए आजादी का पहला दस्तावेज था। और सयाजीराव यही नहीं रुके। इसी गजट के सहारे उन्होंने अपना प्रसिद्ध पुस्तकालय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि राज्य के हर गांव में एक पुस्तकालय होगा और जहां गांव नहीं पहुंच सकते, वहां चलते फिरते पुस्तकालय जाएंगे। बैलगाड़ियों पर किताबें लादकर उन्हें खेतों तक, मजदूरों तक पहुंचाया गया। ये 1910 की बात है। और सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को एक ऐसा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। ये भारत के इतिहास का, बल्कि दुनिया के इतिहास का पहला आरक्षण का सरकारी दस्तावेज था। इस गजट ने कोल्हापुर रियासत की सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी। 1902, सोचिए,
आज हम आरक्षण को लेकर जो बहसें करते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, उस सब की जड़ ये गजट है। ये वो पहला सरकारी कागज था जिसने सकारात्मक कार्रवाई को कानून का रूप दिया। तब बनाम अब आज हम शिक्षा का अधिकार और आरक्षण को संविधान द्वारा दिया गया अपना मौलिक अधिकार मानते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों का बीच, इन बहसों की शुरुआत 100 साल से भी पहले बड़ौदा और कोल्हापुर की रियासतों के इन गजटों के पन्नों पर हुई थी। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये सामाजिक क्रांति के दस्तावेज थे। लेकिन ये सुधार, ये शानो शौकत, ये रूल्स रॉयस, ये पुस्तकालय, ये सब एक बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसा तूफान जो इन सभी महाराजाओं से उनकी सबसे कीमती चीज, उनका राज छीनने वाला था। साल 1947 और अब जो दस्तावेज सामने आने वाला था वो इन सभी गजटों पर भारी पड़ने वाला था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन ये वो भारत नहीं था जिसे आप आज नक्शे पर देखते हैं। ये एक देश नहीं था, ये 565 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों का एक चिथड़ा था। हर महाराजा, हर नवाब, हर राजा तकनीकी रूप से आजाद था। अंग्रेजों ने जाते जाते एक टाइम बम फोड़ दिया था। उन्होंने पैरामाउंटशी यानी अपनी सर्वोच्च सत्ता वापस ले ली थी। इसका मतलब था हर राजा के पास 3 विकल्प थे। पहला, भारत में शामिल हों, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हों, या तीसरा आजाद रहें। और यहीं पर मंच पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार वीपी मेनन। उनके हाथ में भारतीय इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादास्पद और सबसे शक्तिशाली दस्तावेज था। ये कोई शाही गजट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, एक डील थी। इसका नाम था द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र। यह दस्तावेज किसी वकील की चतुराई का और किसी कूटनीतिज्ञ की चालाकी का बेहतरीन नमूना था। ये क्या कहता था? ये बहुत सरल था। ये कहता था कि महाराजा सिर्फ 3 चीजें भारत सरकार को सौंपेंगे। पहला, रक्षा, दूसरा विदेश मामले और तीसरा संचार। और बाकी सब कुछ क्या? बाकी सब पर महाराजा का राज कायम रहेगा। वो अपनी रियासत के राजा बने रहेंगे, उन्हें राज प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें भारत सरकार की तरफ से एक शाही भत्ता यानी प्रिवी पर्स दिया जाएगा ताउम्र। ये एक शानदार डील लग रही थी। लेकिन असली कहानी इस दस्तावेज के टेक्स्ट में नहीं थी। असली कहानी इसके साइन होने में थी। वीपी मेनन एक फ्लाइंग मशीन में इन दस्तावेजों के बंडल लेकर रियासत दर रियासत घूम रहे थे। उनके पास वक्त नहीं था। पटेल ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी, जैसे भी हो दस्तखत लाओ। कुछ कहानियां तो किसी जासूसी नॉवेल जैसी हैं। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह युवा थे, गर्म खून था। उन्हें लगा जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो क्यों ना पाकिस्तान में मिला जाए। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें एक खाली दस्तावेज और कलम दी थी, जो मांगना है लिख लो। कराची का बंदरगाह चाहिए, ले लो। हथियार चाहिए, ले लो। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। वीपी मेनन तुरंत जोधपुर के लिए उड़े। महल के बंद कमरे में तीखी बहस हुई। महाराजा हनवंत सिंह ने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और वीपी मेनन पर तान दी। मेनन डरे नहीं। उन्होंने कहा, गोली चला दो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जोधपुर पाकिस्तान गया तो जो हिंदू आबादी है वो विद्रोह कर देगी। तुम्हें मार दिया जाएगा और मैं तुम्हारे राज के साथ तुम्हारे वंश को भी खत्म होते नहीं देख सकता। कुछ पलों की खामोशी और फिर महाराजा ने पिस्तौल नीचे की, कांपते हाथों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। त्रावणकोर, जो आज का केरल है, उसने तो आजादी की घोषणा कर दी थी।
उनका अपना गजट छप गया, स्वतंत्र त्रावणकोर राज्य। उन्होंने अमेरिका में अपना राजदूत भेजने की तैयारी भी कर ली थी। भोपाल के नवाब वो भी आनाकानी कर रहे थे। लेकिन सरदार पटेल का गाजर और छड़ी का सिद्धांत काम कर रहा था। विलय पत्र गाजर था और जनता का विद्रोह और सेना भेजने की धमकी छड़ी थी। एक एक करके 500 से ज्यादा रियासतों ने इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा? कल्पना कीजिए, आप जूनागढ़ रियासत के एक आम नागरिक हैं। कल तक आप नवाब की प्रजा थे, आपकी वफादारी नवाब के प्रति थी, और आज सुबह इस एक दस्तावेज के साइन होते ही आप भारत के नागरिक बन गए। जिस पुलिस वाले को आप नवाब की पुलिस कहते थे, वो अब भारत की पुलिस थी। जिस गजट का आपको इंतजार रहता था, वो अब भारत का राजपत्र होने वाला था। रातों रात आपकी पहचान, आपकी दुनिया, आपकी जमीन, सब कुछ बदल गई, सिर्फ एक दस्तावेज के कारण। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महाराजाओं को लगा प्रिवी पर्स का वादा, जो उस दस्तावेज का हिस्सा था, वो हमेशा रहेगा। यह भारत सरकार का आधिकारिक वादा था जो गजट में छपा था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी 26वां संशोधन, एक और सरकारी दस्तावेज, एक और गजट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, जिसने 1947 के उस शाही दस्तावेज को एक झटके में रद्दी का टुकड़ा बना दिया। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया, सारे शाही भत्ते बंद कर दिए गए। एक झटके में वो राजा जो राज प्रमुख बने थे, वो अब सिर्फ आम नागरिक बन गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो दस्तावेज था जिसने भारत को बनाया, और 26वां संशोधन वो दस्तावेज था जिसने शाही भारत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज वो विलय पत्र नेशनल आर्काइव्स में बंद हैं, लेकिन कई शाही परिवार आज भी अदालतों में उसी दस्तावेज की एक लाइन, एक कॉमा के आधार पर अपनी संपत्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कागज कभी नहीं मरता। रियासतें चली गईं, राजा चले गए, विलय पत्र पर दस्तखत हो गए। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में? क्या उन महाराजाओं द्वारा बनाए गए हजारों गजट और कानून रातों रात गायब हो गए? नहीं, वे गायब नहीं हुए, वे फाइलों में दब गए। और आज 70 साल बाद भी ये घोस्ट गजट, ये भूतिया कानून हमारे आज के सिस्टम में जिंदा है। ये एक मजाक नहीं है, ये कहानी है। उदाहरण के लिए मध्य भारत की एक छोटी रियासत देवगढ़ की 1920 में वहां के महाराजा को पैसे की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, नया टैक्स लगाओ। मंत्रियों ने एक नया गजट तैयार किया। यह एक अजीब कानून था। यह कहता था कि रियासत देवगढ़ में हर वो घर जिसके पास एक से ज्यादा बकरियां होंगी, उसे बकरी कर यानी गोट टैक्स देना होगा। यह एक छोटा बेतुका कानून था। इसे कुछ साल लागू किया गया, फिर लोग भूल गए, अधिकारी भूल गए। 1947 आया, भारत देवगढ़ में विलीन हो गया। विलय पत्र पर दस्तखत हो गए। भारत का संविधान लागू हुआ, नए कानून बने, आईपीसी, सीआरपीसी सब लागू हो गया। लेकिन किसी ने भी उस 1920 के बकरी कर गजट को आधिकारिक तौर पर निरस्त यानी रिपील नहीं किया। वो कागज, वो कानून एक मोटी सी फाइल में दबकर देवगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया और वहीं पड़ा रहा 60-70 साल तक। साल 2010 एक नया युवा कलेक्टर देवगढ़ जिले में आता है। वो पुराने रिकॉर्ड रूम की सफाई का आदेश देता है, और तभी सफाई करते हुए एक कर्मचारी के हाथ वो 1920 का गजट लगता है। वो उसे कलेक्टर के पास लाता है। कलेक्टर, जो कानून भी पढ़ चुका है, उसे देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। कानूनी तौर पर टेक्निकली ये कानून बकरी कर अभी भी लागू था।
अगर वो कलेक्टर चाहता तो जिले के हर उस घर पर जिसके पास 2 बकरियां थीं, ये टैक्स और 90 साल का जुर्माना लगा सकता था। जाहिर है उसने ऐसा नहीं किया। उस गजट को तुरंत निरस्त करने के लिए राज्य विधानसभा को भेजा गया। लेकिन ये कहानी हमें डराती है। ये हमें बताती है कि 70 साल तक एक महाराजा का एक बेतुका हुक्म आजाद भारत के कानून की किताबों में एक ज़ॉम्बी की तरह जिंदा था। और ये सिर्फ बकरी कर की बात नहीं है। आज भी भारत के कई हिस्सों में जमीन के हक, मंदिर के ट्रस्ट और जंगल के इस्तेमाल के कानून उन्हीं पुराने शाही गजटों पर टिके हैं, जिन्हें अंग्रेजों के आने से पहले या आजादी के ठीक बाद बनाया गया था। आपका या मेरा दादा परदादा का कोई पुराना पट्टा जो किसी महाराजा या नवाब ने दिया हो, आज भी सुप्रीम कोर्ट में आपके केस का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। महाराजा चले गए, लेकिन उनकी स्याही, उनके दस्तखत आज भी हमारी जिंदगियों पर राज कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप इतिहास को सिर्फ महलों, किलों और गहनों में ढूंढें, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। असली कहानी, असली ताकत, असली ड्रामा इन पीले पड़ चुके दीमक लगे कागजों में है। हमने देखा कि कैसे हैदराबाद के एक गजट ने एक किसान के लगान को कबूतरों का बादाम बना दिया। हमने देखा कि कैसे बड़ौदा के एक गजट ने एक छोटी सी बच्ची को किताबों की दुनिया दिखा दी। और हमने देखा कि कैसे 1947 के एक विलेट पत्र ने 500 से ज्यादा राजाओं को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए धकेल दिया। दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। वो बताते हैं कि एक राजा अपनी प्रजा के बारे में असल में क्या सोचता था। वो बताते हैं कि ताकत का नशा क्या होता है, और जब वो ताकत छिनती है तो कागजों पर दस्तखत करते हुए हाथ कैसे कांपते हैं। महाराजाओं की विरासत सिर्फ महलों तक सीमित नहीं है। वो आज भी हमारे लॉ बुक्स में, हमारे जमीनी रिकॉर्ड्स में जिंदा है। लेकिन शाही भारत का एक दस्तावेज ऐसा भी है जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। एक ऐसा गुप्त समझौता जो भारत की आजादी के वक्त एक बहुत बड़ी रियासत और ब्रिटिश क्राउन के बीच किया गया था। एक ऐसा समझौता जिसके कागजात आज भी दिल्ली या कराची में नहीं, बल्कि लंदन की एक सीक्रेट वॉल्ट में ताले में बंद हैं। कहा जाता है कि अगर वो दस्तावेज, वो गुप्त समझौता आज बाहर आ जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी संपत्ति पर हमारा दावा खत्म हो सकता है। अगले एपिसोड में पेपर मिस्ट पर हम खोलेंगे उसी गुप्त समझौते का राज। वो कौन सा महाराजा था, वो कौन सा समझौता था, और वो कौन सी तिजोरी है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। देखते रहिए पेपर मिस्ट।